हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल पे वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस है क्या और हम इसे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस ये वो स्किल है जो लिटरेचर और बहुत सी दूसरी फील्ड्स में आपकी हेल्प करती है चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए। सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस इन डिटेल में कि ये है क्या। सो क्रिटिकल एनालिसिस ये किसी भी टेक्स्ट, आर्टवर्क या कंसेप्ट, इनकी सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होती है, यानी कि आप एक प्रॉपर सिस्टम में प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी कंसेप्ट, टेक्स्ट या आर्टवर्क को एग्जामिन करते हो, उसका एनालिसिस करते हो। किस लिए करते हो? ताकि आप डीपर मीनिंग्स अंडरस्टैंड कर सकें, चीज़ों को गहराई में अंडरस्टैंड कर सकें, उनके मानों को गहराई में देख सकें। फिर ये देख सकें कि इसकी इम्प्लीकेशन और रेलेवेंस क्या है, यानी कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, ये किस तरह से हेल्प कर सकती हैं और ये माशरे के कौन कौन से पहलुओं पर रोशनी डाल रही हैं। ठीक, ये हम क्या करते हैं, ये चीज़ें ये करते हैं हम क्रिटिकल एनालिसिस में। इसको क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। मज़ीद इसमें क्या क्या शामिल होता है? इंटरप्रेटिंग होती है कि आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है किसी भी चीज़ को देखने में, किसी भी चीज़ के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आप क्रिटिक करते हैं और एक जजमेंट बनाते हैं, फॉर्मिंग अ जजमेंट। ये क्रिटिकल एनालिसिस का जो मेन कीवर्ड है वो ये है, फॉर्मिंग अ जजमेंट। अब आप इसको क्रिटिक कैसे करते हैं? आप काम में ये देखते हैं कि इसमें फ्लॉस क्या हैं और इसकी खूबियाँ क्या हैं, और आप एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में दरमियाना रास्ता इख्तियार करके दोनों चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। गॉट इट? ताकि जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके और आपकी उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को ये बता सकें। तो ये है हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस, इसको क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। ये लिटरेचर में बहुत कॉमन है। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको, या आप अगर इसको एज अ माइनर भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि फ़लाँ चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस को करते क्या है, इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है। हमने कहा है ना कि ये सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। हम कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ये क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो वो स्टेप्स, वो मेथड्स अब हम देखेंगे। 7 है बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और सब्जेक्ट। आपके पास कोई आर्ट वर्क है, कोई कंसेप्ट है, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट है, आपको इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये पहला स्टेप है। अब अंडरस्टैंड हम कैसे करेंगे? अगर तो वो टेक्स्ट है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार पढ़ें। अगर कोई वो आर्ट वर्क है तो उसको ऑब्जर्व करें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आप उसकी हर छोटी छोटी डिटेल पे फोकस करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसमें बताया क्या गया है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कोई मीनिंग कन्वे कर रही हैं, इसका मीनिंग क्या है। टेक्स्ट है बेशक या वो आर्ट वर्क है, उसके ये फर्स्ट स्टेप के बाद कि उसको रीड थॉरोली करना या उसको ऑब्जर्व करना अच्छे तरीके से। इसके बाद आपने जो सबसे पहली चीज़ पॉइंट आउट करनी है वो उसमें थीम्स या आइडियाज़ देखने हैं। आपने ये देखना है कि इस चीज़ का आइडिया क्या है, इसका थीम क्या है। वो एक निचोड़, एक खासा होता है ना जो भी किसी चीज़ का, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। कोई आप पोएम पढ़ रहे हैं, लिटरेचर का पीस है, आपने देखना है इसका थीम क्या है। जैसे अगर हम जॉन डन की पोएम नो मैन इज़ एन आइलैंड को ले लें, तो इसमें थीम क्या है? ह्यूमन इंटरकनेक्टेडनेस, की इंसानियत एक दूसरे से जुड़ी है। इसी तरह आप कोई और आर्ट वर्क लेते हैं तो उसको आपने एग्जामिन करना है, पीस ऑफ लिटरेचर को एग्जामिन करके थीम्स या आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। गॉट इट? फिर हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है वो है कंटेक्सचुअल एनालिसिस। आपने उसका टेक्स्ट का, आर्टवर्क का, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बैकग्राउंड को देख सकते हैं। उसके बैकग्राउंड पे थोड़ी रिसर्च करें कि उसका हिस्टोरिकल, कल्चरल या सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो किस एरा से बिलोंग करता है, काम किस एरा में लिखा गया था, किस सोसाइटी में रह के लिखा गया था और कौन से कल्चर का उस पर इन्फ्लुएंस था। जब आप ये चीज़ें देखेंगे ना तो आप जो ऑथर है, जो क्रिएटर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि उसने किस वे में ये लिखा होगा। लाइक कल्चर्स वेरी करते हैं तो इससे कल्चर्स में, हिस्ट्री में एक जब टाइम का चेंज आता है या कल्चर का चेंज आता है तो लोगों के माइंडसेट, लोगों की सोच ये बदलती है।
तो आपने उसका बैकग्राउंड दूसरे स्टेप में उसके बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझ लेना कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर कौन-सी चीज़ बताना चाह रहा है लोगों को, उसका मकसद क्या था, इसमें क्या-क्या बायसेस पाई जाती हैं, ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। जब आपने उसका बैकग्राउंड देख लिया अच्छे से, फिर आपने उसके बाद उसके स्ट्रक्चर पे रोशनी डालनी है, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये किस तरह से इसमें आइडियाज़ को प्लेस किया गया है, कौन-सी बात पहले की गई है, कौन-सी बात में। अगेन अगर हम जॉन डन की नो मैन इज़ एन आइलैंड को लें, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जॉन डन ने ये कहा है कि जो इंसान है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कोई भी इंसान तन्हा नहीं है। फर्स्ट स्टैन्ज़ा का ये थीम है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कहते हैं सब इंसान जुड़े हुए हैं। सेकंड स्टैंजा में वो ये कहते हैं कि किसी भी इंसान का नुकसान पूरी इंसानियत का नुकसान है। और थर्ड स्टैंजा में ये कहते हैं कि तमाम इंसानों के साथ एक जैसी चीज़ें होती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि डेथ। तो उन्होंने आइडियाज़ को इस फॉर्म में अरेंज किया है, ये उसका स्ट्रक्चर है। हमने इस तरह से देखना है, स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना है। फिर हमने ये देखना है कि उसकी लॉजिक है, जो उसका ये नैरेटिव है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इस पे आपने एक आर्गुमेंट अपने ज़हन में बना लेना है। गॉट इट? ये इसके स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन होगी। जब आपने स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर लिया है, तो फिर आपने टेक्निक्स और स्टाइल्स को यूज़ करने के, इसमें कौन सी आर्टिस्टिक या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो है। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, कोई आर्ट वर्क है तो आप आर्टिस्टिक डिवाइसेस देखेंगे। यहाँ स्लाइड पे मेंशन नहीं है, बट स्टिल ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने आर्टिस्टिक डिवाइसेस को भी कंसीडर करना है जब आप एक आर्ट वर्क कर रहे होंगे। ज़ाहिर बात है आर्ट वर्क में तो लिटरेरी डिवाइसेस नहीं आएंगी। अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो आपने देखना है कि इसमें कौन-कौन से मेटाफर हैं, सिंबोलिज़्म है, कौन-कौन सी सिमिली है का यूज़ हुआ है। और अगर आर्टिस्टिक वर्क है तो उसमें आपने ये देख लेना है इसमें कौन से कलर पैटर्न्स यूज़ किए हुए हैं, इसमें लाइटिंग इफ़ेक्ट किस तरह से है। तो ये चीज़ें डिफरेंट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, आपने इन पे फोकस करना है, फिर आपने इनको अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह से यूज़ किए हैं। जब आपको उसकी स्टाइल एंड टोन और ये डिवाइसेस अंडरस्टैंड कर लेंगे ना आप, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको समझ आएगा कि ये किस डायरेक्शन में किस तरह से लिखी गई है। गॉट इट? कि जैसे कोई काम है उसकी टोन क्या है, ये ग्लूमी है, ये चीयरफुल है, इसमें चीज़ों को सैडली बताया गया है या बहुत पुरजोश तरीके से दिखाया गया है। तो वो उस चीज़ की खासे को, उस चीज़ की जो की थीम्स है उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। टेक्निक एंड स्टाइल को देख लेने के बाद आपने मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। ये काफ़ी मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट है। जब आप टेक्निक्स वगैरह को हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पे ये मेटाफर यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये सिंबोलिज़्म यूज़ हुआ है, फिर आपने उसका जो डीप मीनिंग है, अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं, उसको देखने के ये मेटाफर्स का मतलब क्या है, इस यहाँ पे ये सिंबोलिज़्म का क्या मतलब है। ओके, जिस तरह कोई भी इडियम यूज़ हो जाता है, पहले आपने इडियम को आइडेंटिफाई कर लिया, इस स्टेप में आपने देखने का इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, राइट? फिर आपने क्या करना है कि इसको लार्जर थीम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है कि जिस तरह ये हमारी सोसाइटी में किस तरह प्रिवेल करता है काम, ये थीम या ये सिंबल, और इसके फिलॉसफिकल कंसेप्ट्स क्या हैं। पहले आपने उस चीज़ को हाईलाइट कर लिया, सिंबल या मेटाफर को, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है फिर, और उसके बाद आपने उसको देखना है कि वो किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेबल है। गॉट इट? देन जब आपने ये सब कर लिया तो आपने अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ना है। एक फार अपनी प्रॉपर जजमेंट बना लेनी है कि आपकी इस चीज़ के बारे में अब क्या जजमेंट है। आपने हर चीज़ को एनालाइज़ कर लिया, उसका एक प्रॉपर व्यू ले लिया, उसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लिया, उसके डीप मीनिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया। फिर आपने ये बताना है कि इसकी वीकनेस क्या है, इस काम में कमज़ोरी क्या है, कहाँ पे जो क्रिएटर है वो लैग कर रहा है और कहाँ पे उसने बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। क्या चीज़ें बहुत अच्छी की गई हैं और क्या चीज़ें उसमें वीक थी। एक और चीज़, आपने अपने व्यू को, जो भी आपने अपनी जजमेंट दी है उसको एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में बताना है। ये नहीं कि आप बहुत एग्जैजरेट कर रहे हो या तो आप उसकी स्ट्रेंथ्स को पकड़ के बैठ गए हो, या आप उसकी किसी वीकनेस को लेके ट्रोल कर रहे हो क्रिएटर को। ऐसा नहीं करना है, आपने एक इन बिटवीन सा वे लेना है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना है। एक और चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है कि आपने जो भी कोई जजमेंट दी है, जो भी कोई बात की है, जो भी कोई एक्सप्लेनेशन दी है कि लाइक ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी वीकनेस है, या इसमें मेटाफर पाए जाते हैं, इसमें ये सिंबोलिज़्म भी पाई जाती है। आपने एग्ज़ाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट करना है कि मेटाफर है तो कौन-सा मेटाफर यूज़ किया गया है, कहाँ-कहाँ यूज़ किया गया है, सिंबोलिज़्म है वो कहाँ पे पाई जा रही है।
राइट। कोई कलर साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आर्ट वर्क है, उसमें आपने बताना है कि इसमें जी ये साइकोलॉजी है, क्यों है, किस कलर की वजह से आप इस चीज़ को एसोसिएट कर रहे हो, इसका लाइटनिंग इफेक्ट किस तरह से उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। आपने इस सब को प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, एविडेंस के साथ हाईलाइट करना है। अगर ज़रूरत पड़े, जहाँ पे मुनासिब हो, आप उस आर्ट वर्क से बाहर के भी रेफरेंस ला सकते हैं, आप साइटेशंस लेके आ सकते हैं, आप कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, किसी और फिलोसफर का या किसी और आर्टिस्ट का उस चीज़ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप ऐड कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हो आपके पास एक ऑथेंटिक हो और एविडेंस ज़रूर हो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। अदरवाइज़ कोई आपका फ़ायदा नहीं, इतनी सारी मेहनत करने का, इस पॉइंट तक पहुँचने का आपको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इट विल बी ऑल जस्ट यूज़लेस। गॉट इट? कि ये चीज़ आपने ज़रूर अपने ज़हन में रखनी है कि हर चीज़ का एविडेंस होना लाज़मी है। देन आपका बिल्कुल फाइनल स्टेप आ जाता है राइटिंग द एनालिसिस। आपने अपना जो भी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, जो भी एनालाइज़ किया है कि इसमें यहाँ पे फ्लॉज़ हैं या ये इस चीज़ की बहुत, ये इस काम की बहुत अच्छी खूबी है, इस काम में ये थीम पाए जाते हैं, ये हमारी सोसाइटी में इस तरह से प्रिवेल करती है, इस तरह से इम्प्लाई होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी ये इम्प्लीकेशंस है, या व्हाटएवर जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी आपने एविडेंस इकट्ठे किए हैं, उन सबको प्रॉपर फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके आइडियाज़ अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंच सकें। आपका जो एनालिसिस है वो अच्छे तरीके से लोग अंडरस्टैंड कर सकें, लोग आपके पर्सपेक्टिव को देख सकें। उसमें आपने सबसे पहले जो राइटिंग का तरीका है उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपने जो काम है उसके बारे में आपका जो अपना मेन आर्गुमेंट है या थीसिस है वो लिख देना है, एक ओवरव्यू सा दे देना है। बॉडी पैराग्राफ्स में आपने पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है कि ये पॉइंट है, इसमें इस तरह से ये चीज़ है। फिर आपने साथ एविडेंस ज़रूर देना है, एविडेंस के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करना है, ठीक है, एनहांस करना है। एट द लास्ट फिर आपने समराइज़ करना है, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने तमाम चीज़ों को तमाम अपनी फाइंडिंग्स को, ऑब्जर्वेशंस को रीस्टेट करना है, एक बहुत कंसाइज़ और ऑथेंटिक वे में, छोटा हो लेकिन हर चीज़ कवर हो रही हो कि इसमें ये था, ये था, ये था, ताकि कोई आपके काम को उठा के जस्ट उसका कंक्लूजन देखे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई आपके इन 2 पॉइंट्स को देख लेता है तो उसको पता चले कि आपके बॉडी पैराग्राफ में कितनी वर्थ है, उसकी कितनी वर्थ है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना पावरफुल है। तो ये 2 पॉइंट्स का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। तो सो इट वाज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस। इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर स्टिल आपको कोई इसके बारे में डाउट्स हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, एंड हमारे साथ बने रहिए टू हैव मोर वीडियोस अबाउट लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स और एनी अदर टॉपिक। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट विल बी देयर फॉर यू वेरी सून। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।